बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD-CAT 2024 केमिस्ट्री 27 अगस्त को है ना आप लोगों का MD-CAT टेस्ट, ठीक है? 27 अगस्त को है। शुरू हो जाइए। ओरल क्वेश्चंस और ख़ास तौर पे इस पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 के अंदर जो है मैं आपको मैनुअल मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। मैनुअल मैथमेटिक्स जी, एडिशन करनी है, साइंटिफिक नोटेशंस की, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, रूट लेना है, पावर सॉल्व करनी है। ये आपको मैनुअली आना चाहिए भाई। MD-CAT टेस्ट के अंदर आपके पास कोई कैलकुलेटर थोड़ी ना होगा, जो कुछ भी होगा मैनुअली होगा। तो ये भी इसमें सिखाऊंगा। इसके साथ साथ पहले ओरल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये कहाँ पर है अभी हम? ये टोटल 24 वीडियोज़ हैं, जिसमें से ये दूसरी वीडियो बनने जा रही है पार्ट 2, MD-CAT प्रिपरेशन 2024 केमिस्ट्री, ठीक है? उसका पार्ट 2 बनने जा रहा है। टोटल 12 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के 2 वीडियोज़ हैं बस सिर्फ। स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट ईयर से शुरू किया है, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, उसका पार्ट 1 बन चुका, ये पार्ट 2 है। स्टोइकियोमेट्री पार्ट 2 है ये। फिर पार्ट 3 जो हम बनाएंगे वो चैप्टर नंबर 2 का होगा। पार्ट 4 जो बनाएंगे वो भी चैप्टर नंबर 2 का होगा। फिर पार्ट 5 बनाएंगे वो चैप्टर नंबर 3 का होगा। पार्ट 6 बनाएंगे वो चैप्टर नंबर 3 का होगा। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरह से ये सीरीज़ चल रही है। 24 वीडियोज़ के अंदर आपकी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरल क्वेश्चंस और छोटी छोटी मैथमेटिक्स जो है वो। बहरहाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ, चेक कीजिए अपनी मेमोरी को। हाँ, यहाँ से 17 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। ये अब क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई? ये 18 क्वेश्चन नंबर 18 से चल के ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर 1, ये आपके 36 तक जो है इसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? चेक कर लीजिए ज़रा कितने पानी में आप लोग। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री की दुनिया में या साइंस की दुनिया में एक मेथड है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए आप बड़े बड़े नंबर्स जो हैं उनको रिड्यूस करके छोटा कर सकते हैं। उस मेथड का मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 मेरा आपसे ये है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में जब आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है, तो उनके अंदर उन नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बड़े रिलायबल होते हैं, वो रिलायबल डिजिट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मेरा, ये मेरा राउंडिंग ऑफ डेटा से मुताल्लिक है, ठीक है? इसमें डायरेक्ट आपको मैं राउंड ऑफ करने के लिए देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये आप कर दीजिए, ठीक है? आप कर देंगे तो इसका मतलब ये कि आपको आता है, नहीं तो फिर वीडियो के लास्ट में तो मैं सवालात के जवाबात भी दूंगा और इनके आंसर भी आपको बता दूंगा, ठीक है? पहला जो है वो 5.768, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है? दूसरा जो है हमारे पास इसी के अंदर वो है 5.734, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। और तीसरा जो इसके अंदर ही है हमारे पास वो है 7.865, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ आपने करना है। और चौथा जो है ये हमारे पास है 23.35, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है? शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 20 हो गया। 21 जो है 21 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ठीक है? एक मैथमेटिक्स में एक तरीका है जो कि आपकी 2-3 चीज़ें महफूज कर देता है कैलकुलेशन के अंदर। पहली बात तो ये कि आपका स्पेस सेव होता है उस मेथड को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन में, आपका टाइम भी सेव होता है उस मेथड को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन में, और आपके एरर्स जो हैं वो भी बड़े कम हो जाते हैं।
आप ज़रा मुझे उस तरीके का नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 जो है मेरा आपसे ये है क्वेश्चन नंबर 22, बल्कि ये तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एक तो ये 100 है और दूसरा है ये रहा 0.00325। ये दो नंबर्स हैं, आपने मुझे इसको बताना है। अच्छा, हमारे पास मैथमेटिक्स में दो किस्म के नंबर्स होते हैं, आपको पता है। एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में, दूसरे हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। आपको ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर है दोनों नंबर, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स को, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखेगा और इनमें से कौन सा नंबर जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट रखेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 23, वो भी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। ये जैसे 4, 6, 0, 0, 0 और 0.00038, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इन दो नंबर्स के अंदर आप मुझे बता दीजिए, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है, इनको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर ले जाना चाहते हैं तो इस वाले को देख लीजिए और इस वाले को भी देख लीजिए। किस नंबर के अंदर पॉइंट को हम राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे या लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे, आपने डायरेक्शन बतानी है डेसिमल पॉइंट की कि इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे या राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे या लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। इनमें से किस नंबर को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसके डेसिमल पॉइंट में। ठीक है भाई, ये भी बता दीजिए। 24 जो क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको दो नंबर्स दे रहा हूँ, इनको देखिए। 7.53 इंटू 10⁻⁴ और दूसरा इसमें नंबर है 48.7 इंटू 10⁻⁻⁵। ये दो नंबर्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कि डेसिमल पॉइंट जो है मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। इस नंबर को देख लीजिए, दोनों नंबर्स को मुझे जो है वो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, मुझे इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके जाना है। तो इस नंबर को भी देख लीजिए, मुझे बताइए ज़रा डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन कि इस नंबर को अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके जाना चाहता हूँ तो डेसिमल पॉइंट को मैं राइट लेके जाऊँगा या लेफ़्ट लेके जाऊँगा। और इस नंबर को भी देख लीजिए कि अगर मैं डेसिमल पॉइंट को जो है वो राइट लेके जाऊँगा या लेफ़्ट लेके जाऊँगा, कि इसको जो है मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आऊँगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ जाएगा, आपने सिर्फ मुझे डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 जो है अब यहाँ पर, ये भी आपके लिए टेक्निकल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटर कोई नहीं होगा। मैनुअली जो है ज़रा ये 1.31 इंटू 10⁻³ इसको आपने प्लस करना है 3.15 इंटू 10⁻² से, 3.15 इंटू 10⁻² से। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद इसी में सब्ट्रैक्ट करने वाला भी क्वेश्चन है कि आपको 1.31 इंटू 10⁻³ को सब्ट्रैक्ट करना है 3.15 इंटू 10⁻² से। ठीक हो गया भाई। ये 25 भी आपके पास आ गया। मैनुअली करना है, कैलकुलेटर से नहीं। मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा आखिर में, जब इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि ये मैनुअली कैसे होगा, क्या रूल हैं इसके। ठीक है भाई। उसके बाद आपका 26 जो है वो सवाल ही आ जाता है। 26 में आपको मल्टीप्लाई करना है 7.0
इंटू 10⁻² को 12 को मल्टीप्लाई करना है 2.0 इंटू 10⁻³ के साथ। मैनुअली करना है, कोई कैलकुलेटर नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद 27 जो मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए वो है, अब आपको डिवाइड करना है 6.60 इंटू 10⁻8 को डिवाइड करना है विद 3.20 इंटू 10⁻³ के साथ आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है भाई। अच्छा, 28 क्वेश्चन जो है ये पावर से रिलेटेड है। 28 ये पावर से रिलेटेड है। ये है सवाल आपका 3.25 इंटू 10⁻⁴ होल पावर 2। इसको भी आपने मैनुअली सॉल्व करके मुझे इसका जवाब बताना है, मैनुअली, कैलकुलेटर कोई नहीं, वरना वेट करें, आखिर में आपको मैनुअली मैं करके दिखाऊंगा ये कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको इस सवाल को मैनुअली जो है वो सॉल्व करके बताना है। √2.5 इंटू 10⁻⁷ इसको भी, ये जितने भी सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री से ही लिए हैं मैंने, ठीक है भाई। ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपसे मेरा ये है क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको केमिकल इक्वेशंस की मदद से आपको दिखाया जाता है। केमिकल इक्वेशन की एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि एंटायरली कंज्यूम हो जाता है पहले? अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा शुरू में ही। ऐसे रिएक्टेंट को क्या कहा जाता है ये बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो मेरा आपसे ये है, दो रिएक्टेंट जो हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक रिएक्टेंट तो फुली कंज्यूम हो जाता है, वक्त से पहले ही पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, फुली यूटिलाइज हो जाता है एक रिएक्टेंट। तो दूसरा रिएक्टेंट जो है उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाता है। तो वो रिएक्टेंट जिसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाता है उस रिएक्टेंट को क्या कहा जाता है ये मुझे बता दीजिएगा ज़रा आप, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो ऐसा है जो कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ मोल दे रहा है प्रोडक्ट के, कम से कम जो है आपको प्रोडक्ट की तादाद दे रहा है मोल में, यानी कि आपको प्रोडक्ट के कम से कम जो है वो मोल दे रहा है। उस रिएक्टेंट को क्या कहा जाता है जो कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है, ठीक है भाई। उसके बाद मेरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे ये है, ये नॉर्मली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है वाई, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको क्यों देता है। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको क्यों देता है। इस क्यों का जवाब जो है वो एक लफ्ज़ के अंदर है, वो मुझे बता दीजिए। दो लफ्ज़ों में जो भी आपको समझ में आता है वहाँ तो चॉइस होगी, यहाँ मुझे बता दीजिए, ठीक है। 34 जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर वो है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो
केमिकल रिएक्शन तो लैब में हो रहा है, जहाँ पर आप खड़े हुए केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट इतना ले रहे हैं और इतना प्रोडक्ट आपकी बन रही है। लेकिन नॉर्मली जितना पेपर वर्क आपका बता रहा होता है ना, जैसे बिरयानी बनाने के लिए रेसिपी होती है, इसी तरह केमिकल रिएक्शन कराने के लिए भी पहले आप पेपर पे रेसिपी बनाते हैं कि रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट इतना लेंगे, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है दो रिएक्टेंट जो हैं उनका अमाउंट हम इतना लेंगे, और 2 रिएक्टेंट का इतना अमाउंट लेने पर इतना अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट का हमें हासिल होगा। ये आपका पेपर वर्क है सारा का सारा। तो ये जो आपका पेपर वर्क है, ये जो आपकी पेपर वर्क कैलकुलेशन है, और इसके मुताबिक जो आपको प्रोडक्ट का अमाउंट पता चलता है, जो आपको प्रोडक्ट मिलती है पेपर वर्क कैलकुलेशन से, इसको क्या कहा जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 मेरा आपसे ये है कि आपका पेपर जो है, पेपर वर्क की जो कैलकुलेशन है, उसमें आप इतना इतना अमाउंट रिएक्टेंट का ले रहे हैं, तो इससे इतना इतना प्रोडक्ट जो है वो बनना चाहिए, लेकिन हकीकत में नहीं बन रहा। तो हकीकत में जो बन रहा है अमाउंट, उसको क्या कहा जाता है, वो मुझे बता दीजिए। और आखिरी सवाल जो है 36 मेरा आपसे ये है कि आपके पेपर वर्क ने ये बताया कि भाई इतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, और एक्चुअली जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपको इतना अमाउंट मिला, मतलब डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि यार मेरा पेपर वर्क तो बता रहा है कि इतने इतने रिएक्टेंट लेने पे इतना प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, और एक्चुअली जो है वो इतना रिएक्टेंट मिल रहा है तो हमें इतना प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको चेक करने के लिए भी आपके पास कोई टूल है, कोई मेजरमेंट है, कोई फार्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मेथड है, कोई तरीका है कि जिसके ज़रिए आप जो है वो इस चीज़ को चेक कर सकें कि हमारा पेपर वर्क तो हमें इतना बता रहा है कि इतना इतना हमें मिलेगा, और एक्चुअल जो है वो इतना इतना हमें मिल रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने का आपके पास क्या तरीका है, इसका मेथड का नाम क्या है, वो बता दीजिए। ठीक है भाई, ये 36 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब मैं आपको इनके जवाबात बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिए हैं तो ज़रा चेक कर लीजिए, और कमेंट में लाजमी बता दीजिए कि आपके कितने सही हो गए हैं 35 में से, 36 में से। तो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि उस मेथड का नाम बता दीजिए जिसकी मदद से आप बड़े बड़े जो है वो नंबर्स जो हैं उनको आप छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस मेथड का नाम बता दीजिए। तो उस मेथड का नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है भाई, राउंडिंग ऑफ डेटा, ये 18 वाला, इसका जवाब आपको मिल गया। ठीक है भाई, 19 पे मैंने आपसे कहा था कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आपको रिज़ल्ट जो मिलता है उसमें से जो नंबर आपके सामने आते हैं, कुछ नंबर्स आपके लिए रिलायबल होते हैं, कुछ नंबर्स आपके लिए रिलायबल नहीं होते। तो जो नंबर्स आपके लिए रिलायबल होते हैं, जिनके ऊपर आपको भरोसा है, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? तो उन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कहा जाता है। 19 का भी आपको जवाब मिल गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि ये 20 वाला जो है, इनको राउंड ऑफ आपने करना है। तो इनका क्या जवाब मिलेगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आप लेके आ जाएं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इस नंबर को राउंड ऑफ लाने का मतलब ये है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाए, तो मतलब 3 नंबर्स पे आ जाए। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, इस नंबर को आपने निकालना है यहाँ से, और ये नंबर जिसको आपने ड्रॉप करना है ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल जाएं। क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए ये ड्रॉप होगा, और 1 जो है 6 में ऐड हो जाएगा। तो ये ड्रॉप कर दिया और 1 6 में ऐड कर दिया, तो ये 7 हो गया। ठीक है, इसको भी राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से, इस नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये नंबर 5 से छोटा है इसलिए आपको सिंपली इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, और 3 में कोई ऐड नहीं करना आपने। तो इसको मैंने 4 को वैसे ही ड्रॉप कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद ये वाला जो नंबर है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके आना है। ये एग्जैक्टली 5 है, तो इसके लिए इससे पहले वाला नंबर आपको देखना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला नंबर 6 है और वो इवन नंबर है,
तो इस किस्म की सिचुएशन में जब एग्जैक्टली 5 मिल जाता है आपको, उससे पहले वाला नंबर चेक करते हैं तो वो इवन नंबर है, तो फिर सिंपली 5 को ड्रॉप करेंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल जाएंगे। इस वाले के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, एग्जैक्टली 5 है, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला नंबर जो 3 है ये ऑड नंबर है, तो इसका रूल ये कहता है कि 5 को तो आपने ड्रॉप करना है, और अगर ऑड नंबर हो उससे पहले वाला तो उसमें 1 प्लस भी करना है। तो 5 को हमने ड्रॉप कर दिया और 3 में 1 प्लस करके इसको 4 कर दिया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का भी आपके पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि उस मेथड का नाम बता दीजिए जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपका स्पेस बचता है, थोड़े स्पेस के अंदर आपका मसला हल हो जाता है और थोड़े टाइम में आपका मसला हल हो जाता है, और आपके एरर्स जो कैलकुलेशन के होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। उस मेथड का नाम क्या है? तो भाई उस मेथड का नाम है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ठीक है, ये 21 भी हो गया। 22 जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने इनको ऐड करना है। सॉरी, ये 22 जो है, इसमें मैंने 2 नंबर्स दिए थे आपको, और मैंने आपसे ये पूछा था कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है, इनको अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेके आऊँगा तो ये जो है इनमें से कौन सा पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला होगा और कौन सा नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला होगा। तो ये बात सुन लीजिए आप, ये वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला होगा, क्योंकि ये 10 से बड़ा है। ये मुश्किल हो रहा है तो ये सुन लीजिए, करके दिखा देता हूँ। पॉइंट को पहले पकड़ लें, पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा। पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए छुपा हुआ है, उसको जाहिर करें। ये कर दिया मैंने। अब इस पॉइंट को हमेशा 2 डिजिट्स के बीच में हम लेके आते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे 1 और 0 के दरमियान, और जब 1 और 0 के दरमियान हम लेके आएंगे तो इसका मतलब 2 डिजिट्स क्रॉस करके ये पॉइंट आगे आएगा। एक होगा 0 और दूसरा भी होगा 0, और क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है इसलिए एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये नंबर हो जाएगा 1.00 इंटू 10⁻²। आप चाहें तो 0.00 को मिटा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हकीकत बात ये है कि अगर आप 1 को भी मिटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत बात ये है कि इसको भी मिटा दें अगर सिर्फ ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब चीज़ें ये छुप गई हैं, जैसे नंबर्स के साथ प्लस छुपा हुआ होता है ना, ऐसे यहाँ पर ये सब छुपी हुई है। आप चाहें तो इनको ज़ाहिर कर दें, ये लें, या इसको यूँ कर दें, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जो कि MDCAT टेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया ये हमारे पास। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा इसका। इसको देखें तो इसको पॉइंट को मूव कराने के लिए आप यहाँ से 2 डिजिट्स के दरमियान आएगा, यहाँ पर 3 और 2 के दरमियान कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहा है? 1 2 3 डिजिट क्रॉस करके आ रहा है, और लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 0.003.2। सॉरी, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.003.25 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट क्रॉस किए? 003, तो ये -3। ये आपने कर दिया इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में, और ये आपका एक्सपोनेंट कौन सा हो गया? नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है भाई, यही मेरा सवाल था आपसे। उसके बाद 23 ये जो सवाल है, ये मैंने कहा था कि इसके अंदर आपने मुझे डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है कि डेसिमल पॉइंट जो है इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ़्ट जाएगा, कहाँ जाएगा। तो पहले वाले को ले लेते हैं। इसके अंदर पॉइंट आपको पता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ये रहा, इसको जाहिर कर देते हैं, और पॉइंट 2 डिजिट के दरमियान जो है वो आना चाहिए। तो ये पॉइंट इसको हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, 4 और 6 के दरमियान में, और 4 और 6 के दरमियान में पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.600। तो ये पॉइंट कहाँ गया है? ये यही मेरा सवाल था कि डायरेक्शन बता दीजिए पॉइंट की, डेसिमल पॉइंट की। तो ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यही इसके पास ऑप्शन है 4.6000। ठीक है,
उसके बाद इसमें जो है पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ़्ट जाएगा, इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएगा क्योंकि पॉइंट इस जगह पर है। ये पॉइंट आएगा इधर 3 और 8 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 3.8। यहाँ से ये पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 0.0003.8। ठीक है, एक्सपोनेंट भी आएगा, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट क्रॉस किया यहाँ से ना, 4 डिजिट क्रॉस किया -4। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्शन वाला मेरा सवाल था। इसमें पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, इसमें पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 को भी देख लेते हैं। 24 में भी आपसे मैंने डायरेक्शन पूछी थी डेसिमल पॉइंट की। अगर हम इस नंबर को जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना चाहते हैं तो इसका क्या होगा? पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाएगा या पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाएगा या पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जाएगा? अब इसके लिए थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। ये वाला 25 वाला, ये वाला 24 वाला। ठीक है भाई, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट को हम, ये जो आपको नज़र आ रहा है 7.53 इंटू 10⁻⁴, अगर इस 10⁻⁴ के साथ ये प्लस का 4 इसके ऊपर पावर है, माइनस की 4 पावर भी आ जाए तो मसला हल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा? 10 के ऊपर 0 की पावर आ जाएगी और जिसके ऊपर 0 की पावर आ जाए वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? वो 1 के बराबर हो जाता है। लेकिन ये -4 पावर लाएं कैसे? तभी तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आएगा। इसके लिए पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा 4 डिजिट। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा और ये मूव करके इस तरह से ये हो जाएगा 753। अब आगे कुछ नहीं है, 2 0 लगा दें, ये आ गया पॉइंट यहाँ पर। अब इस पॉइंट को यहाँ पर आप भले ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिटा दें। ये बन गया 75300 और यहाँ पर क्या मामला हो गया कि ये 4 की पावर लगी हुई थी, -4 की भी आ गई, ये कट गया और यहाँ पर क्या हुआ? फिर 10 के ऊपर 0 की पावर आ गई, 75300 और ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। 75300 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 75300, यह आपका बन गया क्या? ऑर्डिनरी नोटेशन आपका बन गया। तो यहाँ पर मेरा यही सवाल था कि इसको अगर ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लेके जाना है तो पॉइंट को आप कहाँ मूव कराएंगे? राइट से लेफ़्ट की तरफ या लेफ़्ट से राइट की तरफ? तो आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि -4 पावर आ जाए। और कितने डिजिट क्रॉस करेंगे? 4 डिजिट। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं। ये वाला जो है इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आएंगे तो ये 48.7 इंटू 10⁻⁵ तो मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे -5 के साथ प्लस का 5 चाहिए, तभी तो कटेगा। और प्लस का 5 के लिए क्या करूं? पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट लेके जाऊं या लेफ़्ट टू राइट? राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा आपको, तभी पॉजिटिव पावर आएगी। इस पॉइंट को यहाँ से निकाल के यहाँ लाना पड़ेगा। कितने डिजिट क्रॉस होगा? 5 डिजिट क्रॉस होगा। कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 2 डिजिट हैं। बाकी डिजिट कौन से होंगे? 0 0। तो ये 0 0 0 4 8 7 ये पॉइंट आ गया आपका, और ये एक और 0 डेकोरेशन के लिए आप लगा दें। तो ये राइट से लेफ़्ट लेके गए, अब ये +5 की पावर आ गई, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 के ऊपर पावर 0 और ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? 0.000487 0.000487 और 0.000487 ये आ गया आपका स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है भाई, अच्छा अब चलते हैं आगे। ये वाला जो हमारे पास, इसका मैंने बोला था कि इसको भी ज़रा करके दिखा दीजिए आप। 25 वाला भी मसला, ये 25 वाला
इसको आपने ऐड करना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है। ये प्लस और माइनस हो ही नहीं सकते जब तक इनके एक्सपोनेंट्स या पावर एक जैसे ना हो। ये पहला कुलिया है, ना ये प्लस हो सकते हैं ना ये माइनस। तो आप इनकी पावर देख लें, एक्सपोनेंट देख लें, इसको या तो आप 3 बना लें या फिर इसको 2 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों की पावर्स एक जैसी होनी चाहिए, तब ही ये प्लस हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनको प्लस माइनस करने के लिए हमारे पास जो है, अगर हम ऐड करें, पहले ऐड वाला है वो देख लीजिए। ऐड करने के लिए मैनुअली 1.31 इंटू 10⁻³ प्लस 3.15 इंटू 10⁻²। ध्यान से सुनिएगा ज़रा, ठीक है। अहम तरीन चीज़ अभी आ रही है और यही कैलकुलेशंस आएंगी, छोटी छोटी बिट्स। अगर आपने इन दोनों को प्लस करना तो पॉइंट को पहले मूव करा लें। ये जो है 3 की पावर है, अगर मैं ये 3 की पावर जो है इसको 2 बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए -1 आना चाहिए साथ में। -1 कैसे आएगा? जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट मूव करेगा। तो ये पॉइंट एक डिजिट बस, तो ये हो जाएगा 13.1 इंटू 10⁻²। अब इतना तो कर लेंगे ना यार, अब ये 2 की पावर आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ -1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मामला आसानी के साथ। अब इनको प्लस जो करना है तो इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप वैसे कॉमन ले लेंगे, बस इसका इतना गेम है। एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। हाँ, इसका क्या करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखें दोनों नंबर्स को। ये 13.1 है और ये 3.5 है। ये नंबर भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, ये नंबर भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये नंबर, इसका एक हिस्सा पॉइंट से पहले वाला ये होल नंबर हिस्सा कहलाता है और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल नंबर हिस्सा कहलाता है। तो आप पहले होल नंबर और होल नंबर को, यानी कि 13 + 3 आप ये कर लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16। अब क्या रह गया? 0.1। ये 0.1 जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये 0.1 नहीं है, ये 0.10 है, ठीक है। इसी 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 0.10, और इसी तरह यहाँ पर क्या है 0.15। तो 0.10 और 0.15 जो है प्लस होके क्या हो जाएगा 0.25। इसके साथ पॉइंट लगाएं और ये 25 इंटू 10⁻²। ये लें भाई, एडिशन का जवाब आ गया। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही फार्मूला चलता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर इसी वाले को ले लेते हैं। अब ये क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है 1.31 इंटू 10⁻³ माइनस 3.15 इंटू 10⁻²। क्या करूँ? ये 3 को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को मूव कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 13.1 इंटू 10⁻² माइनस 3.15 इंटू 10⁻²। सेम जब तक पावर नहीं होंगी हो ही नहीं सकता, गेम आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है भाई। अब क्या करना है? वही 13 में से 3 को निकालना है। तो 13 में से 3 को जब निकालेंगे आप तो कितने बचेंगे भाई? 10 बचेंगे। ये 13.10 है, मैंने बताया था 13.10। तो 13.101.10 को नेगलेक्ट करें, 13 में से 3 निकाल दिए, 10 बच गए और 0.10 ऐसे ही लिख लें। यहाँ से 3 माइनस हो चुका, तो बचा क्या होगा यहाँ पर? माइनस 0.15। 3 तो माइनस हो गया ना, अब 0.15 बचा। अब ये क्या है? ये 10.10 है। अब ये 0.15 इसमें से जो आप निकालेंगे, ज़रा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझें। 100 पॉइंट्स मिलके एक नंबर बनाते हैं, होल नंबर। 100 पॉइंट्स मिलके एक नंबर बनाते हैं। तो ये 15 जब यहाँ से 15 पॉइंट्स को आपने इसमें से माइनस करना, तो 15 पॉइंट्स को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 पॉइंट्स जो हैं ये तो वैसे ही चले जाएंगे पहले। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन अभी 15 पॉइंट्स आपने निकालने हैं, तो इसमें से
10 पॉइंट्स तो निकल गए। अब इसको 0.5 0.05 इनको अभी और निकालना है। 15 पॉइंट है ना भाई, 10 पॉइंट आपने माइनस कर दिए। अब ये 5 पॉइंट तो अभी बाकी है ना, तो 5 पॉइंट और निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 9.95 9.95। ठीक है, आपका कैलकुलेटर जो जवाब बताएगा ना वो ये बता रहा होगा। अच्छा वो भी तो लगा दें साथ में, इंटू 10⁻², 9.95 इंटू 10⁻²। आपका कैलकुलेटर ये जवाब बताएगा। अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन वगैरह लगा के, वो आपको ये जवाब बताएगा। आप चाहें तो इसको, ये भी जवाब सही है, पॉइंट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 9.95 इंटू 10⁻², राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट गया तो ये 2, वही जवाब बन गया जो हमने निकाला है। तो इसका ये जवाब होगा। ठीक है भाई, मैनुअल भी हो गया। अब चलते हैं आगे यहाँ पर 26 की तरफ। 26 मल्टीप्लाई वाला गेम है। 7.0 इंटू 10⁻² क्या है 12, मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंटू 10⁻³ ये बहुत आसान है। ठीक है, 7.0 आप इसको 7 ही कंसीडर करें, 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 कंसीडर करें, तो आप ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 7 2 14 हो जाएगा, इंटू 10⁻²। जब एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं ना, तो उनकी पावर्स, उनके एक्सपोनेंट्स या तो प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 3 है, ये हो जाएगा। 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे। पॉइंट हमेशा 2 डिजिट्स के बराबर बीच में होता है। पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा, हमेशा इस जगह पर हो। इसको उठा के पॉइंट को यहाँ ले आए 1 और 4 के दरमियान, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट गया है, एक डिजिट क्रॉस किया है, इसीलिए हो जाएगा 9 + 1 और ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻10। ठीक है भाई, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का भी जवाब हो गया, ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 27 पे आपको डिवाइड करने की बोल रहा है। ठीक है, तो 6.60 इंटू 10⁻8 आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 3.20 इंटू 10⁻3। इनको डिवाइड करने का आसान तरीका, पहले 10 को ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 6.60 और 3.20 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5, और ये 6.60 और ये 3.20। ठीक है भाई, मैं भी ज़रा एक देख लूँ, कैलकुलेशन तो मैंने ही की है ना। अच्छा, तो इसका एक और तरीका भी है। ये पहले डेसिमल आप ख़त्म कर लें ना, डिवाइड करने से, डिवाइड बाद में कर लें, पहले डेसिमल ख़त्म कर लें, वरना फिर आपको टेंशन होगी, है ना। मैं भी वही देख रहा था कि मैंने क्या किया था, मुझे भी ये याद है, डेसिमल पहले ख़त्म कर लेते हैं, इसको बाद में कर लें। डेसिमल कैसे ख़त्म होगा, ये पॉइंट उठा के आप यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से राइट गया है, तो ये हो जाएगा 8 - 2 और ये पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह इसका पॉइंट भी उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 इंटू 10⁻3 के साथ क्या हो जाएगा, अभी लेफ़्ट टू राइट 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो -2, और ये 3 में से -2 चला जाएगा तो -1। ठीक है, अब आप देखिए सही हो गया। अब क्या होगा,
कॉमन ले लेंगे 10 और 10 को कॉमन ले लेंगे, 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5। ये तो आपका जवाब आ गया। इसका क्या करें, सिंपली काट दें इसको। ये देखें 10 का टेबल से जा रहा है ये बड़े मज़े से। 10 का टेबल इसमें ये क्या 320। 10 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं तो क्या होता है 100, 20 तक पढ़ें तो क्या होगा 200, 30 तक पढ़ें तो क्या होगा 300 और 320। इसका मतलब 32 तक आपको 10 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या है 660, 600 तक 6 आ जाएगा और आगे 60 है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो 10 का टेबल 66 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये बन जाए। अब ये हो गया 66 अपॉन 32 इंटू 10⁻⁵। अब क्या है, अभी बड़ा आसान सा है, 2 के टेबल से ये जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके साथ आया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, अब ये जवाब आपका आ गया 13/16 इंटू 10⁻⁵। ठीक हो गया भाई। अब ये सिंपली आप ये अगर वैसे आसानी से नहीं हो रहा तो फिर इसको यहाँ पर ये 33 अंदर लिखिए और 16 जो है वो बाहर लिखिए। आप इसको मैनुअली डिवाइड कर लें। यहाँ पर कितना बनेगा ये 33/16, तो 16 32, 1 बचा, पॉइंट लगाइए 0। अब बात बनेगी नहीं, यहाँ 16 है या 10 है तो फिर डबल काम करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ लगेगा और एक ही 0 यहाँ लगेगा। अब 16 का टेबल पढ़ना है। अब ये परेशानी हो रही है ना, देखें ट्रिक्स समझिए ज़रा। 16 का टेबल पढ़ने में परेशानी हो रही है भाई, 15 का टेबल पढ़ने में तो परेशानी नहीं हो रही। हाँ 15 तो आसान है, 15 15 30, 15 15, अब 30 का डबल कर लें 60 हो गया, उसमें 30 और डबल कर लें 90 हो गया। मतलब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से या 15 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 16 है ना, तो 6 टाइम 1 1 1 1 करके 96 हो जाएगा ये 96। तो 6 से जब मल्टीप्लाई होगा ये सारी देखें मेंटल कैलकुलेशन है, ये करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास हो जाएगा 96। कितना बचा 4 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ है आपने, 0 लगा हुआ है, 40 हो गया। 16 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ 2 दफ़ा, तो क्या हो जाएगा 32। यहाँ ले लेता हूँ, कितना बच गया 8 बच गया। 40 में से 32 गए, 8 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लें। अब कहाँ तक जाएगा ये 16 नहीं जा रहा तो भाई 15 ले जाएं। 15 और 15 कितने हो गए 30 और 30 60 हो गए 60। अब ये देखें 4 हो गया 60, 15 से कर रहे हैं तो, और अगर 5 15 करते हैं तो 60 75 में ही 5 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 80। तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये जवाब आया 2.0625 यहाँ पर। तो इसका ये क्या जवाब आएगा, यहाँ लिख देता हूँ यार, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया मेरे लिए, यहाँ कर देता हूँ। तो इसका क्या जवाब आएगा 2.0625 इंटू 10⁻⁵ ये जवाब आएगा। डिवीज़न की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे कि मेरी है भाई। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी 28 जो है ये, इसमें बोल रहा है कि 3.25 इंटू 10⁻⁴, और ये पावर वाला केस है, ये दोनों के ऊपर है। 3.25 इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी और 10 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 2 की। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3.25 को मल्टीप्लाई करना है तो ये ले कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 2 प्लस करें 12 हो गया, 1 इधर आ गया। 5 3 ज़ा 15 और एक 16 हो गया। कट्टम का निशान लगाएं। 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 इधर आया, 1 ऊपर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस किया 5 हो गया। 2 3 ज़ा 6, ये 6 आ गया। 2 कट्टम लगाएं यहाँ पर।
3 5 ज़ा 15, 15 का 5 यहाँ आया, 1 इधर आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 9। ठीक है भाई, ये हो गया 5 2 और ये 10 10 और 16, 16 का 6, 1 इधर आया, और उसके बाद ये 1 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 8 और 7 15, 15 का 5 इधर, 1 इधर आया, ये 10 हो गया। अब यहाँ पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाएं, आप ये पॉइंट से पहले वाले नंबर काउंट कर लें, कितने बन रहे हैं ये, 1 2 3 4, 4, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया। तो इसका जवाब आया 10.5625, और आखिर में क्या है, इंटू 10⁻⁸ जवाब होगा। चेक कर लीजिएगा ज़रा। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये सारा मैनुअल वर्क हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में रूट वाला सिस्टम है। ये बोल रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पर देखें, सारा आपका एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तब तो कोई मसले की बात ही नहीं। ये जो रूट लगा हुआ है ना, इस रूट का मतलब क्या है, इस रूट का मतलब जो है 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर है ये। ठीक है, अब 1/2 की पावर है ना ये, तो मुझे इसको ख़त्म करना है। जब मैं कह रहा हूँ रूट को ख़त्म करना है, तो मतलब 1/2 की पावर को ख़त्म करना है। और वो जब ही हो सकता है जब आपकी अंदर मौजूद पावर इवन नंबर में हो, ये ऑड नंबर पावर, या तो इसको 8 कर लें या इसको 6 कर लें। मैं इसको 6 कर लेता हूँ। अब कैसे करूँगा, इसके साथ -1 आना चाहिए। -1 कैसे आएगा, पॉइंट को जब मूव कराऊंगा, कितने डिजिट कराऊंगा, 1 डिजिट कराऊंगा। राइट टू लेफ़्ट जाऊंगा या लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा। तो पॉइंट उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा इधर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं ये रूट ख़त्म कर सकता हूँ जो असल में 1/2 की पावर है। तो ये 25 इंटू 10⁻⁶, और ये 1/2 की मैंने पावर लगा दी, रूट ख़त्म हो गया। अब ये दोनों के ऊपर पावर लगी है, 25 के ऊपर भी 1/2 की पावर आएगी, इंटू 10⁻⁶, इसके ऊपर भी 1/2 की पावर आएगी। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 ये हो जाएगा। 25 के ऊपर पावर लानी ज़रूरी है। कैसे आ सकती है, 5 5 ज़ा 25, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर 1/2 की पावर, और ये पावर से ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 1 ज़ा 2/2 इंटू 10⁻⁶/2। अब इसको काट दें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये जवाब आएगा 5 इंटू 10⁻3। अगर ये 0.3 की भी पावर ख़त्म करना चाहते हैं और आगे, तो आपको -3 यहाँ चाहिए, और -3 लाने के लिए पॉइंट इस जगह है, पॉइंट को आगे ले जाइए। अब इतना तो कर लो यार, सही है, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे, हमारे पास 29 भी हो गया। 30 की तरफ आ जाइए। 30 तो ओरल क्वेश्चन था ना, ओरल को बल्कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था 30। उसका जवाब दे देता हूँ आपको। मैंने क्या पूछा था 30 पे 30 हाँ, मैंने आपसे बताया था कि रिएक्टेंट्स में जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो एंटायरली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, उस रिएक्टेंट को क्या कहा जाता है, उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है भाई, 30 का भी आपको जवाब मिल गया, 29 भी हो गया। अच्छा, 31 जो है, फिर मैंने आपसे पूछा था कि दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट तो एंटायरली कंज्यूम हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो बच जाता है, उसका अमाउंट कुछ बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है भाई, ये 31 का भी जवाब आपके पास आ गया। 32 जो है, इसका सवाल सुन लीजिए। मैंने कहा था उस रिएक्टेंट का नाम बता दीजिए जो आपको
प्रोडक्ट के कम से कम मोल जो है वो देता है, उस रिएक्टेंट का नाम क्या है? तो उस रिएक्टेंट का नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद 33 जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैंने ये वाई वाला सवाल पूछा था कि क्यों जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के कम से कम जो है वो मोल देता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एंटायरली कंज्यूम हो जाता है पहले ही। दूसरी बात, जैसे ही ये काम होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो एंटायरली कंज्यूम हो जाता है वक्त से पहले, उसी वक्त रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन ही स्टॉप हो जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट के आपको कम से कम मोल ही मिलेंगे। तो ये 33 का भी जवाब हो गया। 34 जो है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि जब भी आप दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं, आपकी पेपर बेस्ड कैलकुलेशन जो है वो ये बता रही होती है कि इतना अमाउंट रिएक्टेंट का लेंगे तो इतना अमाउंट आपको प्रोडक्ट का मिलेगा। तो आपकी पेपर बेस्ड कैलकुलेशन जो है उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट का आपको अमाउंट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। ये 34 भी आपके पास आ गया, इसका भी जवाब। 35 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी पेपर वर्क जो कैलकुलेशन में आपको बता रही है कि इतना रिएक्टेंट लेके इतना रिएक्टेंट लेंगे तो उससे इतना प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हकीकत में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो कम मिलती है, उतनी नहीं मिलती जितनी कि पेपर वर्क कैलकुलेशन में बताई गई है। तो उस यील्ड को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए, उसको प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं हम, या फिर एक्चुअल यील्ड भी उसको कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद 36 वाला आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो मैंने आपसे ये पूछा था कि रिएक्टेंट जो इनको आप रिएक्ट करवा रहे हैं, पेपर वर्क कैलकुलेशन आपको बता रही है कि इतना जो है अमाउंट रिएक्टेंट का है और इतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनना चाहिए, लेकिन हकीकत में जो है वो यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपको ये बता रही है कि इतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनना चाहिए। एक्चुअल यील्ड जो है वो कोई और अमाउंट है, वो कम अमाउंट है। तो इन दोनों अमाउंट्स का जो है अगर आप रेशो निकालना चाहते हैं, जो कि असल में आपको बताता है केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उसमें आप क्या बताते हैं, वो क्या होता है? वो होता है परसेंट यील्ड। ठीक है भाई। स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, मैंने कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं छोड़ी। ठीक है, 2 वीडियोस के अंदर। पार्ट 3 जो अब हम करेंगे एमडीकेट का, ठीक है, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे। ये डिपेंड करता है कि उसमें क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस ही पूछूंगा। अगर 2-4 इसी तरह की कोई प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ आई तो छोटी छोटी सी वो भी शामिल कर लूँगा, लेकिन 2 वीडियोस से ऊपर मामला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।